जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कैलोरीमीटर की फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था, दैट वाज ग्लास कैलोरीमीटर। और आज हम स्टूडेंट्स सेकंड टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। याद रहे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था द मेजर ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम दैट इज नोन एज कैलोरीमेट्री। और जिन इंस्ट्रूमेंट से या जिन वेसल से हम इस चेंज को मेजर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। तो सेकंड टाइप हमारे पास है बॉम्ब कैलोरीमीटर। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर हम किस टाइप ऑफ एंथैल्पी के लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं और इसकी एक्यूरेसी क्या है। स्टूडेंट्स, बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है हम एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये ग्लास कैलोरीमीटर से इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, that is used to measure the enthalpy of combustion of any fuel, food materials or other compounds। ठीक है, फूड मटेरियल्स की combustions या अदर कंपाउंड जो हैं उनमें लिक्विड्स भी हो सकते हैं, उनकी combustion के लिए, उनकी enthalpy of combustion को measure up करने के लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज करते हैं। थर्ड और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, दैट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर को स्टूडेंट्स हम स्टडी करने के लिए एक कंडीशन रखते हैं, दैट इज वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। यानी चेंज इन वॉल्यूम पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो वेसल होती है दैट इज क्वाइट क्लोज्ड, ठीक है, और वहां पर चेंज इन वॉल्यूम की गुंजाइश नहीं होती, दैट इज डेल्टा वी विल बी जीरो इन दैट केस। इट्स मीन कि अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन स्टूडेंट्स हमें पता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। व्हेन चेंज इन वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू जीरो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर वर्क डन जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द हीट सप्लाइड, ठीक है, क्योंकि इक्वल हो जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटरनल एनर्जी विल ऑल्सो इक्वल टू द एंथैल्पी, वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू के इक्वल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर इस इंस्ट्रूमेंट का क्या सेटअप है, ठीक है, इसके कौन से पार्ट्स हैं और हम इसको किस तरह से जो है वो यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ अ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बॉम्ब कैलोरीमीटर का इंस्ट्रूमेंट है। आप देख सकते हैं दैट इज अ स्टील वेसल लाइंड विद इनामल, ठीक है, इनामल की कोटिंग है ताकि इसे कोरोजन से बचाया जा सके। स्टूडेंट, अब हम इस स्टील वेसल को ओपन अप करके देखें, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक स्टील बॉम्ब प्रेजेंट है दैट इज इमर्स्ड इन वाटर। वो स्टील बॉम्ब है, उसके इर्द गिर्द ये ब्लू कलर में क्या है, दैट इज वाटर। ये वाटर के अंदर इमर्स्ड हुआ है। अब स्टूडेंट्स, मजीद अगर हम इस स्टील बॉम्ब को ओपन अप करके देखें, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहें कि इसके अंदर क्या मौजूद है, स्टील बॉम्ब के अंदर जब हम देखते हैं वी कैन सी अ क्रूसिबल, ठीक है, क्रूसिबल होता है जिसके अंदर हम अपना सैंपल प्लेस कर सकते हैं एंड दैट क्रूसिबल इज अटैच विद द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड्स की अटैचमेंट किससे हुई हुई है, प्लैटिनम वायर से, वेरी फाइन प्लैटिनम वायर। ये हमने इंटरनल सेटअप देखा। स्टूडेंट्स, अब आप ये भी देख सकते हैं कि इस स्टील वेसल के अंदर थर्मामीटर भी मौजूद है और हमारे पास यहाँ पर स्टिरर भी मौजूद है। और ये पूरा जो स्टील वेसल आप देख सकते हैं दैट इज अटैच विद द बैटरी, ठीक है, बैटरी के साथ अटैच है। थर्मामीटर बैकमेंस थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर को मेजर अप करेगा। अब स्टूडेंट्स, हम इस पूरे सेटअप को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे सैंपल प्लेसिंग करते हैं, हम ये देखते हैं। स्टार्ट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो क्रूसिबल है उसके अंदर अपना सैंपल एज अ फ्यूल वो प्लेस करेंगे। अब ये जो क्रूसिबल है दैट इज अटैच विद द इलेक्ट्रोड्स, और दो इलेक्ट्रोड्स की अटैचमेंट किसके साथ है, प्लैटिनम वायर के साथ है। अब ये जो सारा सेटअप है स्टूडेंट्स हम स्टील बॉम्ब के अंदर प्लेस कर देते हैं और ऊपर से हम लिड को टाइटली कवर कर देते हैं। अब ये जो स्टील बॉम्ब है इसके अंदर हम ऑक्सीजन फिलअप करते हैं एट 20 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अंदर ऑक्सीजन
जो फिलअप करने का मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कंबस्शन के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, हमें हीट रिक्वायर होती है, फ्यूल रिक्वायर होता है, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। यहाँ पर इस वजह से हम इसके अंदर ऑक्सीजन फिलअप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब इस स्टील बॉम्ब को हम ये स्टील वेसल के अंदर इंसर्ट करें जहाँ पर नॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर मौजूद है, यानी इस वेसल के अंदर जितना पानी है वो हमने मेजर अप किया हुआ है कि वो कितनी अमाउंट है। उस पानी के अंदर हम इस स्टील बॉम्ब को इमर्स करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, और ऊपर से जब हम लिड को कवर करेंगे तो लिड के साथ क्या अटैच है, स्टिरर अटैच है, थर्मामीटर अटैच है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि बैटरी की वायर भी अटैच है। होगा क्या स्टूडेंट्स, हम रिएक्शन स्टार्टअप करने से पहले स्टिरिंग ऑन है, स्टिरर आपके सामने मूव कर रहा है, ठीक है, ताकि वाटर जो है उसकी जो हीट है, या आप कह लेंगे जो सिस्टम है उसकी हीट जो है हम वो यूनिफॉर्मली मेजर कर सकें थ्रू द थर्मामीटर। स्टिरिंग से यूनिफॉर्म हीट होगी और हम जो T1 टेम्परेचर है नोट करेंगे, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द इनिशियल स्टेट बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन। जो बैटरी की वायर है जो फर्दर बॉम्ब के अंदर इलेक्ट्रोड्स के साथ अटैच है और बाहर जो वायर है वो बैटरी के साथ अटैच है, हम बैटरी को ऑन करेंगे। बैटरी को ऑन करने से क्या होगा कि करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचेगा, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो फर्दर प्लैटिनम वायर को हीट अप कर देंगे। ये जो हीट है दैट विल बर्न आवर सैंपल। जब हमारा सैंपल बर्न अप होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी। ये हीट जो है स्टूडेंट्स फर्दर स्टील बॉम्ब की वॉल से वाटर में शामिल होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट में अगर हम स्टिरर ना रखते तो क्या होता कि जो हीट है वो नीचे वाले पोर्शन में रहती, लेकिन स्टिरिंग ऑन होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है थ्रू आउट द सिस्टम। अब जैसे ही हमने बैटरी ऑन कर दी, हमने हर 30 सेकेंड्स के बाद टेम्परेचर चेंज नोट करना स्टार्ट कर दिया कि क्या टेम्परेचर चेंज आ रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर हम तब तक नोट करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो फ्यूल है, हमारा जो सैंपल है वो कंप्लीट उसकी कंबस्शन नहीं हो जाती। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 2 टेम्परेचर्स आ जाएंगे जब कंबस्शन कंप्लीट होगी। थर्मामीटर पे हमारे पास जो टेम्परेचर आया है हमने इसे T2 मेंशन कर दिया है। इनिशियल स्टेट पे T1 टेम्परेचर था, फाइनल स्टेट पे T2 टेम्परेचर है। तो इस पूरे सेटअप से स्टूडेंट्स हम क्या देख सकते हैं, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। हमने चेंज इन टेम्परेचर मेजर कर लिया है ड्यूरिंग द होल रिएक्शन। स्टूडेंट्स अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इस पूरे रिएक्शन को प्रोसीड होने के दौरान जो हमारे पास Q हीट की वैल्यू थी वो क्या आई, उसको कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स C क्या है, Q स्टूडेंट्स दैट विल बी द हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, या लॉस इवॉल्व और एब्जॉर्ब वो होगी। C क्या है हमारे पास, दैट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या इंक्लूड होगा स्टूडेंट्स, हमारे सिस्टम में क्या इंक्लूड था, बॉम्ब, स्टील बॉम्ब एंड द वाटर और अदर पार्ट्स जो इफेक्ट कर रहे थे हमारे सिस्टम को, ठीक है। यानी बॉम्ब और वाटर इनको मिला के हमारा क्या बन रहा है, सिस्टम बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। यानी स्टूडेंट्स कि अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी, जो हमें हीट की अमाउंट सप्लाई करनी पड़ेगी टू इंक्रीज 1 केल्विन, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम, जिसे हम C से डोनेट कर रहे हैं। और फर्दर स्टूडेंट्स डेल्टा T हम जानते हैं चेंज इन टेम्परेचर है, इनिशियल फाइनल और इनिशियल स्टेट का डिफरेंस होगा T2 माइनस T1। T2 इज द टेम्परेचर आफ्टर द रिएक्शन एंड T1 इज द टेम्परेचर बिफोर द रिएक्शन। इनिशियल स्टेट में जो टेम्परेचर था दैट इज T1, फाइनल स्टेट पे जो टेम्परेचर था दैट इज T2। तो स्टूडेंट्स हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर के प्रोडक्ट से हमें हीट ऑफ द सिस्टम जो है वो हम
कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि सिस्टम ने हीट गेन की या फिर इवॉल्व की, ठीक है। कंबस्शन रिएक्शंस में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, हीट जो होती है वो सिस्टम में से बाहर निकलती है। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा एच सी दैट इज फॉर कंबस्शन, ये किसके इक्वल होगी, हीट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तब की बात है। आइए स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक जब रिएक्शन होगा तो उसकी वैल्यूज को हम यूज करते हुए कैसे जो है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 10.6 grams of graphite is burnt in a bomb calorimeter and the temperature rise recorded is 3.87 Kelvin। अब वो आपको बता रहे हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हमने सैंपल एज अ फ्यूल लिया था दैट इज 10.6 grams of graphite। बेसिकली स्टूडेंट्स, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हम सैंपल साइज होता है वो स्मॉल लेते हैं, ज़्यादा बल्क अमाउंट हम नहीं लेते, तो यहाँ पर भी स्मॉल अमाउंट है 10.6 ग्राम, ये हमने लिया। जब बर्निंग हुई इसकी तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या आया है 3.87 केल्विन, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, जिसमें बॉम्ब और वाटर ये इन्वॉल्व हैं, कितनी वैल्यू है 86.02 किलो जॉल पर केल्विन। ये डाटा है और इस डाटा से हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा में हमारे पास क्या है, मास ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है बेसिकली, ठीक है, 10.6 ग्राम है, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर मैं छोटा सा m भी लिख देती हूँ आपको, ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को हम डेल्टा टी से डोनेट करते हैं, वो कितना आया है 3.87 केल्विन। यूनिट ऑलरेडी केल्विन में है इसलिए हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में होता तो फिर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इट्स मीन कि जो रिक्वायरमेंट है और टू फाइंड वो क्या है, दैट इज द डेल्टा एच सी नॉट। हमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कैलकुलेट करनी है, दैट इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यू कैलकुलेट करेंगे, और क्यू कैलकुलेशन के लिए एक चीज हमने डाटा में मिस कर दी है, हमें हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम मेंशन है सी की वैल्यू दैट इज 86.02 किलो जॉल पर केल्विन। इट्स मीन कि जो हमारा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, वो कंप्लीट है, डेल्टा टी की भी वैल्यू है और सी की वैल्यू भी है, तो हम फॉर्मूला लगाकर हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हीट गेन का क्या मतलब है कि जो स्टील बॉम्ब से हीट निकली थी कंबस्शन के दौरान वो कहाँ ट्रांसफर हुई थी, ये स्टील बॉम्ब की वॉल से ट्रांसफर होते हुए वाटर में, और ओवरऑल उसने जो बॉम्ब कैलोरीमीटर था उसका टेम्परेचर चेंज किया था। तो इस वजह से हीट गेन बाय द सिस्टम Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू है 86.02 किलो जॉल पर केल्विन, डेल्टा टी हमारे पास क्या है 3.87, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ये आ गया, यहाँ से स्टूडेंट्स कैसे कैंसिल आउट होगा, ओके कैंसिल आउट होगा, तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज 332.89 किलो जॉल, इसका यूनिट होगा। स्टूडेंट्स अब ये हमने Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फॉर हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रेफाइट दैट आर बर्न, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, और अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हम किसके कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ग्रेफाइट की, एंड ग्रेफाइट इज कार्बन। तो यहाँ पर मास कितना है ग्रेफाइट का 10.6 ग्राम्स,
और इसका एटॉमिक मास कितना है 12 है, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज 0.843 मोल्स ऑफ कार्बन और यू कैन से ग्रेफाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतने मोल्स जब बर्न अप हुए तो हमारे पास ये अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हुई। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि अगर हम 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट को बर्न करें तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू क्या आएगी। याद रहे स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डेल्टा एच सी नॉट दैट विल बी इक्वल टू द क्यू। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और बॉम्ब कैलोरीमीटर को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही स्टडी करते हैं। इट्स मीन स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास Q की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर 0.843 मोल्स ऑफ कार्बन। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच सी नॉट इज इक्वल टू -332.89 किलो जूल। स्टूडेंट्स, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, द रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक। ठीक है, हीट इवॉल्व हुई है। और स्टूडेंट्स, अब ये जो अमाउंट है ये एंथैल्पी चेंज है, ये कितने मोल्स के लिए है, 0.843 मोल्स ऑफ कार्बन के लिए है या ग्रेफाइट के लिए है। अब हम क्या चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम सिंपल इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे हमारे नंबर ऑफ मोल से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फॉर 1 मोल of graphite enthalpy of combustion -332.89 kilojoule divided by number of moles 0.843 mole। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज -395 किलोजूल पर मोल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट व्हेन कंबस्ट, या उसकी जब कंबस्शन होगी तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। स्टूडेंट्स, दैट वाज द डिमांड ऑफ आवर एग्जांपल। आप देख सकते हैं यहाँ हमसे पूछा गया था कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर के डाटा को किस तरह से यूज करते हुए एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट्स आप ये रिजल्ट ले सकते हैं इस लेक्चर से कि ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है, इन दोनों के डाटा से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंथैल्पी चेंजेस इन अ सिस्टम जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रहे कि ग्लास कैलोरीमीटर में हम कंडीशन रखते हैं द प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा P इज इक्वल टू 0, जबकि बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है उसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस रखकर हम फर्दर जो है हीट चेंजेस को मेजर करते हैं, और इस तरह से स्टूडेंट्स हम एंथैल्पी को भी मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।